हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 4 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो हुआ क्या था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में प्रेजेंट कर दिया गया था। एंड वोटिंग जो थी, वो जो नेशनल असेंबली के जो स्पीकर थे पाकिस्तान के, उन्होंने बोला था कि जो वोटिंग होगी ना नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रेजेंट किया गया था, वो 3 अप्रैल को की जाएगी। लेकिन जैसे ही पहली बात तो जब कल सेशन स्टार्ट हुआ नेशनल असेंबली का, तो डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट रहे, स्पीकर नहीं आए। है ना। और जब डिमांड उठी कि भाई वोटिंग स्टार्ट करो, तो इमरान खान ने प्रेसिडेंट को कन्वे कर दिया था, क्योंकि जो इंडिया में जो सिस्टम है ना, इंडिया में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वैसा ही पाकिस्तान में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेम समझो। अब हुआ क्या, इंडिया में क्या होता है, इमरजेंसी कब लगती है ना, 2 केस में लग जाती है। या तो लगती है तो 3 केसेस में, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है आपकी, इंटरनल इमरजेंसी होती है, एंड आपका इमरजेंसी इन द केस ऑफ वॉर सिचुएशन। ठीक है, या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो स्टेट इमरजेंसी समथिंग अबाउट कि एक स्टेट में लगती है। जब हम पूरे कंट्री की बात करते हैं तो पूरे कंट्री में इमरजेंसी सिर्फ 2 तरीके से लग सकती है, एक है फाइनेंशियल और दूसरी है कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मतलब वॉर वॉर वाली सिचुएशन हो। ठीक है, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस की बेसिस पे भी लगती थी, लेकिन वो अब लगना बंद हो गई। वो चीज हटा दिया गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब इंदिरा गांधी ने इस प्रोविजन का मिसयूज किया था और नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी 1975 में। ओके, तो पाकिस्तान में वही हुआ। तो पाकिस्तान, आप इमरजेंसी लगती कैसी है, प्राइम मिनिस्टर कन्वे करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट बात मान लेता है प्राइम मिनिस्टर की, एंड इमरजेंसी लगा देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। होता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसीलिए चलते तो हम अल्टीमेटली अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर भी डालें तो सही भी है, तो ठीक है, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रैक्टिकल बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर ही करता है सारी चीजें। तो वही किया इमरान खान ने, कन्वे किया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दो। ठीक है, और उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। और इंडिया में भी अगर लोकसभा या फिर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना होता है, संसद को डिसॉल्व करना होता है, तो आप किसके पास जाते हो, प्रेसिडेंट के पास। है ना, ये चीज अपन ने पढ़ा था, अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि हाँ देखो, एडजॉर्न कर सकता है स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एडजॉर्न कर सकता है, एडजॉर्न साइन डाई कर सकता है, बट सस्पेंड जो है वो प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट ही समन करता है। तो इस केस में जो इमरान खान है, इमरान खान ने कन्वे किया था प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, कि आप सस्पेंड कर दो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, और ये कन्वे कर दो कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो विद इन 90 डेज हो जाएंगे। और अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान ही रहेगा। और वही चीज हुआ। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो गया, डिसमिस कर दिया गया बाय द डेप्यूटी स्पीकर, और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। तो एक तरीके से इमरान खान ने कॉन्स्टिट्यूशन लीगली, उन्होंने एक तरीके से अपनी गवर्नमेंट को बचा लिया है। ठीक है, एक लूप होल ढूंढ लिया पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में ही। मूविंग फर्दर, सो श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बहुत सारे लोग परेशान थे, और इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब आम जनता सड़क पे उतर के आ गई थी बहुत सारी चीजों के चलते, क्योंकि इसेंशियल गुड्स जो थे उसके उनके प्राइसेस में हाइक हो गया। आपका पेट्रोल के जो प्राइसेस थे उनमें इंक्रीमेंट आ गया, फूड के प्राइस में इंक्रीमेंट आया, इलेक्ट्रिसिटी जो कट डाउन करने जाने लगा, पावर को कट डाउन किया जाने लगा। अब पावर कट डाउन इस वजह से कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचे। अब ये चीज देखते हुए आम जनता सड़क पे आ गई, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, बस पाकिस्तान, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के प्रेसिडेंट बचे हुए हैं, बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। इवन राजपक्षे गवर्नमेंट, राजपक्षे फैमिली के 3 मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिजाइन करना पड़ा। सो अब बस प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे बचे हुए हैं। अब गोतबाया राजपक्षे फिर से अपनी कैबिनेट को फिर से बनाएंगे। ओके, मूविंग फर्दर,
सो डब्ल्यूएचओ ने अभी कोवैक्सीन की सप्लाई को थोड़ा सा पॉज दिया है थ्रू यूएन बॉडीज। एंड उनका ये कहना है कि अभी हमने इंस्पेक्शन किया था, है ना, अभी हमने इंस्पेक्शन किया था आपके भारत बायोटेक के उनके 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 फैसिलिटीज में। एंड हमको ये लगा कि अभी उनको मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उनको अपनी फैसिलिटीज़ की मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और जो डिफिशियंसीज हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसी के चलते जब तक भारत बायोटेक अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड नहीं कर लेता, जो डिफिशियंसीज हैं उनको एड्रेस नहीं कर लेता, उनको ओवरकम नहीं कर लेता, तब तक डब्ल्यूएचओ जब तक तब तक भारत बायोटेक की बनी हुई वैक्सीन कोवैक्सीन उसको सप्लाई नहीं किया जाएगा थ्रू एन यूनाइटेड नेशन बॉडीज। ये चीज यहां पर डब्ल्यूएचओ ने बोला है। मूविंग फर्दर, सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, सो ऑन द स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपन, अगर आपको याद हो तो थ्री कैपिटल्स को लेकर एक इशू अराइज हुआ था, है ना। एंड थ्री कैपिटल का इशू ये था कि देखा जाए तो राजस्थान की जब सॉरी राजस्थान नहीं, आंध्र प्रदेश में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, अभी जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर उनकी जगन मोहन रेड्डी, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन इन द आंध्र प्रदेश वी विल बिल्ड थ्री कैपिटल्स फॉर दी आंध्र प्रदेश। क्योंकि 2014 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था आंध्र प्रदेश का, तो जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल है हैदराबाद, वो कहां चली गई, तेलंगाना के पास चली गई। तो अभी आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बननी थी। तो उस समय के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने अनाउंस किया था कैपिटल जो है कौन बनेगी, अमरावती बनेगी। ठीक है, कैपिटल किसको बनाया जाएगा, अमरावती को बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट चेंज पे यहां पर जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि भाई जो अमरावती इकलौती कैपिटल नहीं रहेगी, तीन कैपिटल रहेंगी, कुरनूल रहेगी, आपकी विशाखापट्टनम रहेगी, एंड वाइजैग रहेगी। ठीक है, ये तीन रहने वाली हैं, वाइजैग, कुरनूल और अमरावती, ये तीन तीन होने वाली हैं। अब देखा जाए तो ये केस कहां चला गया आपका, आपका आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के पास चला गया। एंड इशू सिर्फ इतना ही था कि ये बताओ कि क्या स्टेट गवर्नमेंट अपनी बात से मुकर सकती है। क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि अब देखो, हम ये भी नहीं बोलते कि भाई कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, ये सारी चीजें नहीं, ये हमारे क्वेश्चन नहीं है। द मेन क्वेश्चन इज द पॉलिटिकल पार्टी, द स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट होती है, चाहे कोई बैठा हो, चाहे समाजवादी पार्टी बैठी हो, चाहे भाजपा बैठी हो, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन ही माना जाएगा। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था उस समय बाय मेकिंग द कैपिटल अमरावती, क्या उसको चेंज करके वो थ्री कैपिटल्स में कन्वर्ट कर सकती है? तो इस चीज पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का सिंपल सा ये कहना था कि नहीं। क्योंकि जब अमरावती कैपिटल का अनाउंस हुआ था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी लैंड को एक्वायर कर लिया था फ्रॉम दी फार्मर्स, और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे वो अनाउंस कर दिए थे कि भाई आपको पैसा दिया जाएगा, रियम्बर्समेंट तो मिलेगा मिलेगा, और आपको कॉमर्शियल प्लॉट भी दिया जाएगा। और अगर आप अमरावती को कैपिटल नहीं बना रहे हो, इसका मतलब है कि जो आपके प्रॉमिस थे टू द फार्मर्स लिविंग इन द अमरावती, वो गलत प्रूफ हो जाएंगे, आप उनको फुलफिल नहीं कर पाओगे। इसी के चलते स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करती है अगर वो तीन कैपिटल पे काम करेगी। तो आपको सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया गया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कि आप 6 महीने के अंदर अमरावती को कैपिटल डेवलप कर लो। अब हुआ क्या, अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट से बोला है कि आप हमें 5 साल का टाइम दीजिए, 5 साल के टाइम में हम अमरावती को पूरी तरीके से कैपिटल बना सकते हैं। 6 महीने में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, तो और टाइम मांगा है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने फ्रॉम द आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट से। मूविंग फर्दर, या ऑन द एडिटोरियल पेज, आज हमारे 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। 3 तो इसी एडिटोरियल पेज में है, 6 और 7 पेज में, और एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो जब हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में पहुंचेंगे तब अपन उसको डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, और एक ऐसा इशू है जो कि हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया उस चीज को। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस फॉर अ फुल रिपील, सो इट्स अबाउट द आसफा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो अब हम बात करें तो अभी एडिटोरियल लिखा क्यों गया। ठीक है, तो एडिटोरियल जो लिखा गया ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया कि अभी रिसेंटली अमित शाह की जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, उन्होंने अनाउंस किया था कि 3 स्टेट्स, मणिपुर, असम एंड नागालैंड,
उनके कुछ एरिया से आसपास जो लगा हुआ है वो हटा दिया जाएगा। बट बिफोर वी मूव टू व्हाट दिस एडिटोरियल से, सब लोग थोड़ा आसपा के बारे में समझ लेते हैं, बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, आसपा का पहली बात तो फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। 1958 में आया था ये एक्ट, ठीक है। एंड दिस इज अ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट विच गिव्स स्पेशल पावर टू द इंडियन आर्म फोर्सेस कि वो पीस मेंटेन कर सकती है इन दी डिस्टर्ब्ड एरिया। तो इसमें होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो डिस्टर्ब्ड एरिया की लिस्ट बनाती है और उन डिस्टर्ब्ड एरियाज में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब ऐसा नहीं है ये एक्ट पूरे स्टेट में एप्लीकेबल हो, नहीं, कुछ जगह एप्लीकेबल होगा, वो जगह जो डिस्टर्ब्ड एरिया डेजिग्नेटेड है ना। और उसमें इंडियन आर्म फोर्सेस में आपके पैरामिलिट्री भी इंक्लूडेड है, इंडियन आर्मी भी इंक्लूडेड है। उनको स्पेशल पावर मिलती है। मतलब स्पेशल पावर का मतलब, मान के चलो प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है उसको आप एक तरीके से एक्सेप्शन में ले सकते हो। दूसरा, हेवियस कॉर्पस हो गया, तो हेवियस कॉर्पस जरूरी नहीं, आपको जरूरी नहीं है मजिस्ट्रेट सामने प्रेजेंट करो, ठीक है। तो हेवियस कॉर्पस का भी एक्सेप्शन होता है, बहुत सारे, और ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले आसपा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही लगा था। एंड सबसे लास्ट अगर किसी स्टेट में लगा है आसपा, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में लगा था। ओके। इवन आपका आपका देखा जाए तो पंजाब में भी लगा था, बट पंजाब में 1983 में लगा था, 1997 में उसको विड्रॉ कर लिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में आसपा जो है वो 1990 से लगा हुआ है। चलो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बताया यही गया कि अभी 1 अप्रैल को ऑर्डर तो 31 मार्च को आ गया था, बट ऑर्डर जो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल से होगा फॉर दी 6 ईयर्स, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए, इनिशियल 6 मंथ्स के लिए, फिर देखेंगे कि काम करता है कि नहीं, और उसको फिर ऑर्डर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बोलता क्या है ऑर्डर? ऑर्डर सेज कि नागालैंड में जो आसपा लगा हुआ था आपका, बहुत सारे पुलिस स्टेशन और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से, उनमें से 15 पुलिस स्टेशन इन दी 7 डिस्ट्रिक्ट्स जुरिडिक्शन जो है वो हटा दिया गया। एंड अभी भी नागालैंड में 57 पुलिस स्टेशन और 13 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा हुआ है, ठीक है। 57 पुलिस स्टेशन इन दी 13 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी लगा हुआ है। पहले कितने में था आपका? पहले तो क्या बोलते हैं, 73 पुलिस स्टेशन में लगा हुआ था, अब सिर्फ 57 में लगा हुआ, मतलब 15 पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया। असम की बात करें तो असम में 23 डिस्ट्रिक्ट से पूरे तरीके से आसपा हटा दिया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट से पार्शली हटाया है। एंड असम की हम बात करते हैं तो असम में अभी भी 9 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पूरी तरीके से आसपा लगा हुआ है, तो 9 में पूरी तरीके से, और एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर पार्शली तरीके से आसपा लगा हुआ है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में देखा जाए तो अभी मणिपुर से 15 पुलिस स्टेशन से इन दी 6 डिस्ट्रिक्ट हटा दिया गया है आसपास से। एंड अभी भी ये जो एक्ट है वो 82 पुलिस स्टेशन इन दी 16 डिस्ट्रिक्ट्स पर एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन ऑथर ने यहां पर एक क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने बोला कि जब भी हम बात करते हैं ना कि आसपा को हटा देना चाहिए, आसपा को हटा देना चाहिए, तो आसपा को हटा क्यों देना चाहिए, उसका मेन रीजन क्या है? आसपा को हटाने का जो मेन रीजन है, हमेशा से जो बात उठती आ रही है, वो ये है कि जो पावर मिल रखी है इंडियन आर्म फोर्सेस को, उसका मिसयूज होता है। और जो इंप्लीमेंटेशन था एक्ट का, वो जो पर्पस था फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, वो फुलफिल हो चुका है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया, होम मिनिस्ट्री ने जो ऑर्डर पास किया, वो किस बेस पे था? इस बेस पे था कि वायलेंस में रिडक्शन आया है, इसी के चलते फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हम लोग एक्ट को हटा रहे हैं। लेकिन बात उन्होंने सिक्योरिटी के लिए नहीं करी, बात उन्होंने पर्पस की नहीं करी कि एक्ट ने दिस एक्ट हैज फुलफिल्ड द पर्पस और नॉट। उन्होंने बात किस बात पे करी है कि हम लोग वायलेंस का रिडक्शन हुआ है, इसी के चलते हम लोग आसपा हटा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये इस बात पर डिस्कस नहीं करी कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है इस एक्ट का मिसयूज करते हैं, इसी के चलते हटा रहे हैं। वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, वो ये बता रहे हैं कि पर्पस पूरा तरीके से फुलफिल हुआ, क्योंकि हमारा पर्पस था पीस बना के रखना, और पीस बनी, वायलेंस कम हुआ, इसी के चलते हम हटा रहे हैं, जो कि गलत है। फिर लास्ट में उन्होंने यही लिखा है कि बहुत सारी कमिटीज बनी, मेजर कमिटीज थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई थी, जस्टिस एंड संतोष हेगड़े कमिटी इन 2013, एंड दैट कमिटी has investigated in counter killings in the state of Manipur, and उस कमेटी ने सजेस्ट किया था कि जो एक्ट है वो प्रॉपरली रिव्यू होना चाहिए हर 6 महीने में, और ये चेक करना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नेसेसरी है भी कि नहीं है।
ठीक है, ये सारी चीजें। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद रूल आउट किया था कि आर्म फोर्सेस जो है वो इम्यून नहीं होंगे इन्वेस्टिगेशन से, अगर वो आसपा एक्ट के अंदर कुछ एक्ट करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी एक्ट कर दिया तो उनके पास एक्सेप्शन है, वो उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उनके ऊपर कोई रिव्यू नहीं होगा। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर किया था कि नहीं, वो इम्यून नहीं हो सकते, ऐसा तो फिर मिसयूज किया जाएगा उनकी पावर का। सो अभी भी ये क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा हुआ है, एंड द बिगर क्वेश्चन इज व्हाई शुड द एक्ट रिमेन इन स्टैट्यूट। अभी भी क्यों ये एक्ट स्टैट्यूट में है, इसको पूरी तरीके से क्यों नहीं हटाया जा रहा। ओके, moving further towards the next editorial, so it's about a far-reaching verdict that ends a regressive exception. अब ये है क्या, ये रिसेंटली अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि उन्होंने अपेल्ड किया था मैराइटल रेप को, उस चीज को लेकर है। ठीक है, डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने वाले हैं। देखो, अभी रिसेंटली ये लिख लेना, करंट अफेयर्स आपके करंट लीगल नॉलेज से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, कि अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने on 23rd of March 2022 in the case of ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका प्रोनाउंस किया जजमेंट, एंड द प्रोनाउंस इज कि मैराइटल रेप का जो एक्सेप्शन है इन द इंडियन पीनल कोड वो अब रिमूव कर दिया गया है। ये चीज उन्होंने बोल दिया। और मैराइटल रेप को डिस्कशन चल भी रहा है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट सेंटर से क्वेश्चन पूछती है, सेंटर हमेशा से बोलती है कि भाई हमें स्टेक होल्डर से क्वेश्चन आंसर्स, हमें स्टेक होल्डर से हमें ओपिनियन लेने पड़ेंगे। तो ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं, लेकिन ऑथर ने पहले तो यहां पर बैकग्राउंड डिस्कस किया, यहां पर पूरा केस के बारे में बताया, केस है क्या। ठीक है, तो यहां बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे कि यहां पर दिया है सेक्शन 375 और यहां दिया है सेक्शन 376। देखो, सेक्शन 375 सेज द डेफिनेशन ऑफ रेप, ये रेप की डेफिनेशन क्या है। यहां पर दी गई है क्या, एक्सेप्शन भी दिया रखा है कि भाई मैराइटल रेप जो है ना, एक्सेप्शन है रेप के केस में। और सेक्शन 376 गिव्स द पनिशमेंट ऑफ रेप, कि अगर कोई रेप करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। ठीक है, ये सारी चीजें बोली गई। तो जो केस था ना, केस में हुआ क्या था कि पनिशमेंट दी गई थी उस पर्सन को बाय दी लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, और उस सेशन कोर्ट की पनिशमेंट को अपहेल्ड किया था कर्नाटका के हाई कोर्ट ने। और जो जज थे, जस्टिस नाग प्रसन्ना, अब ये नाम भी याद रखना, जिन्होंने ये ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में जजमेंट दिया है, उन्होंने खुद बोला कि देखो, इफ अ मैन बीइंग अ हस्बैंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अगर किसी हस्बैंड को हम एग्जेम्प्ट करते हैं इस सेक्सुअल असॉल्ट से, सो विमेन का राइट टू इक्वलिटी जो है, जो कि होल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। एंड उन्होंने हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वुमेन को रिकॉग्नाइज करता है और इक्वल स्टेटस ग्रांट करता है। और जो एक्सेप्शन है मैराइटल रेप का इन दी आईपीसी, दैट अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहां पर वाइफ को ट्रीट किया जा रहा है एज अ सबऑर्डिनेट टू दी हस्बैंड, जो कि गलत है। ये चीज बोला गया। फिर आगे यही बात की गई, एंड उन्होंने फिर और भी हेल्ड किया। उन्होंने ये चीज बोली कि जो हस्बैंड को एक्सेप्शन मिलता है इन दी मैराइटल रेप, वो एक तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, उनके हाथ में एक लाइसेंस आ जाता है कि वो क्राइम कमीशन कर सकते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला है कि चाहे मैन मैन हो, चाहे मैन हस्बैंड हो, कुछ भी हो, अगर उसने क्राइम किया है तो उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उसको एक्सेप्शन दिया जा सकता है। अब ऑथर ने बोला कि ऐसा नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है, कोई अर्लियर जजमेंट नहीं आया, जजमेंट आया है इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक अच्छी चीज हुई थी। पहले क्या था, 2017 के पहले, कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुली मैरिटल रेप करता है तो वो पनिशेबल नहीं होगा अगर उस वाइफ की एज 15 के ऊपर हो। मतलब अगर 15 से बिलो है, अगर वाइफ की एज जो है 15 से बिलो है और मैरिटल रेप होता है, तो हस्बैंड मैरिटल रेप के चार्जेस के ऊपर लग जाएंगे। लेकिन अगर 15 के एज के ऊपर उसकी वाइफ है तो मैरिटल रेप के चार्ज नहीं लगेंगे, इवन वो जुबनाइल हो। मतलब 15 से 18 ईयर्स के बीच में भी अगर वाइफ हो ना और किसी ने रेप किया, मतलब उसके हस्बैंड ने मैरिटल रेप किया, तो वो पनिशेबल नहीं होगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। इस चीज को चेंज किया गया था इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, एंड उसमें बोला गया था कि वाइफ की जो एज है 15 ईयर्स, उसको बढ़ा के हम 18 ईयर्स कर दे रहे हैं। मतलब अगर 18 ईयर्स से कम की वाइफ के साथ हस्बैंड ने अगर मैरिटल रेप किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, तो उसके ऊपर रेप के चार्जेस लग जाएंगे। सेक्शन 375, सेक्शन 376 दोनों लगाए जाएंगे। ये चीज यहां पर बोली गई थी इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने।
अब यहां पर ऑथर ने बोला कि ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आया कहां से भाई? उन्होंने बोला दिस एक्सेप्शन केम फ्रॉम द कॉमन लॉ, एंड इफ आई से कॉमन लॉ विच मीन्स ब्रिटिश लॉ, यूके लॉ। कभी भी कॉमन लॉ वर्ड आ जाए मतलब है ब्रिटेन लॉ की बात हो रही है, ब्रिटिश लॉ की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉमन लॉ ब्रिटिश लॉ से आया इन द ईयर 1736, जब उस समय के चीफ जस्टिस मैथ्यू हेल ने अपहेल्ड किया था कि हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ अपॉन हिज लॉफुल वाइफ। क्यों? क्योंकि उनकी जो शादी थी वो म्यूचुअल आपकी मैट्रिमोनियल कंसेंट से हुई है, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से हुई है। अब उनकी जो शादी है इसमें वाइफ की कंसेंट है, ठीक है। एंड उन्होंने खुद बोला था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैरिज क्या है कि जो वुमेन है वो अपनी बॉडी दे रही है हस्बैंड को, और ये चीज एक्सेप्ट कर लिया गया था एज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ। बट अराउंड 200 ईयर्स बाद, 250 ईयर्स बाद ज्यूरिस्ट जो थे यूनाइटेड किंगडम के, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, 1736 में जो हमने प्रिंसिपल लेट डाउन किया था कि हस्बैंड मैरिटल रेप के लिए पनिशेबल नहीं होगा, वो गलत है। और 1991 में यूनाइटेड किंगडम ने इस प्रिंसिपल को अबॉलिश कर दिया। और कौन सा केस था वो? द केस इज आर वर्सेस आर। तो ये याद रखना, आर वर्सेस आर याद रखना है, इंडिपेंडेंट थॉट यूनियन ऑफ इंडिया याद रखना है, और ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ये याद रखना है, ठीक है। तो आर एन आर इज अ केस फ्रॉम वेयर द यूनाइटेड किंगडम हैज रिमूव्ड द एक्सेप्शन ऑफ मैरिटल रेप, ठीक है। चलो, अब ऑथर ने फिर ये लास्ट में ही बोला है कि जो चीज यूनाइटेड किंगडम ने 1991 में अचीव कर ली थी इन द ईयर 1991, 30 ईयर्स पहले, वो चीज कर्नाटका हाईकोर्ट ने अब जाके रिकॉग्नाइज किया है। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल। देखो यहां पर जो डिस्कस किया गया ना, यहां पर डिस्कस किया ग्राउंड वाटर के प्रॉब्लम्स को, कि ग्राउंड वाटर्स की प्रॉब्लम्स क्या है। तो अभी बताया गया कि भाई 22 ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाटर डे था, एंड वर्ल्ड वाटर डे का जो मेजर थीम थी वो क्या थी आपकी? मेकिंग, थीम इज ग्राउंड वाटर मेकिंग दी इनविजिबल विजिबल, मतलब ग्राउंड वाटर को लेकर था। और ग्राउंड वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है ना। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें समझ लो, ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट क्या है वो अपन बाद में समझेंगे। सो प्राइमरी फोकस जो है ग्राउंड वाटर का, ग्राउंड वाटर पर अटेंशन जो है इस वजह से आया क्योंकि ग्राउंड वाटर हेल्प करता है आपके एग्रीकल्चर पर्पस में, इंडस्ट्रीज में, इकोसिस्टम में, क्लाइमेट चेंज के अडेप्शन में, एंड आपके वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम में, ठीक है। और ऑथर ने खुद बोला है कि ग्राउंड वाटर जो है अभी थोड़ा सा उस पर एक तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड द ड्रॉट थ्रेटनिंग वाटर सिक्योरिटी। और बताया गया कि आपका जो 2017 की रिपोर्ट बताती है कि हमारा जो एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो अराउंड 248.69 बिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। एंड इंडिया जो है अमंग द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन दी वर्ल्ड, और इंडिया में जो ग्राउंड वाटर यूज होता है उसका 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर द इरीगेशन, और बाकी जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। ये चीज बताई गई। उन्होंने बोला कि भाई देखो सबसे ज्यादा यूज हम ग्राउंड वाटर किस पे करते हैं? एग्रीकल्चर पे, इरीगेशन पे 89%। फिर उन्होंने खुद बोला एक्सट्रैक्शन वैल्यू। ऑथर ने बताया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का ये कहना है कि अगर हम लोग 70% ऑफ द एनुअल री पेलेंशियबल रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करें तो ठीक है। मतलब जैसे कि मान के चलो कि ऐसा, अब जो यहां पर लिखा गया ना एनुअल रीप्लेनिशेबल रिचार्ज, इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब सिंपल सी बात उन्होंने ये बोली है कि जैसे कि मान के चलो ग्राउंड वाटर जो है उसमें 100 क्यूबिक मीटर वाटर आ रहा है हर साल। 2021 में 100 क्यूबिक मीटर वाटर आया। अगर हम उसका सिर्फ 70% यूज करें, मतलब 70 क्यूबिक मीटर वाटर यूज करते हैं तो ठीक है। और वही चीज यहां पर बोली गई है कि इतना ही ग्राउंड वाटर यूज करना है। मतलब जितना रिचार्ज हो रहा है, मान के चलो 10 लीटर अगर रिचार्ज हो रहा है तो सिर्फ आप 7 लीटर ही वाटर यूज करिए। उससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो वो ग्राउंड वाटर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑथर ने यहां बताया कि देखो इंडिया का अगर हम एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज बात करें, तो भाई हम 70 मार्क्स के बिलो हैं अभी,
जरूर 2004 में हम 58% एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब 2017 में 63%। अभी भी लेकिन 70% के बिलो है, बड़ा जरूर है लेकिन 70% के बिलो है। लेकिन ऑथर का यही कहना है कि लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि पंजाब का रीजन हुआ, आपका दिल्ली का रीजन हुआ, मतलब नॉर्दर्न बेल्ट जो हुआ, और इवन इन दी साउथ में अगर आप जाओगे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, वहां पर हम 70% के मार्क को एक्सीड कर देते हैं। ऑथर ने खुद बोला है कि इंडिया में 534 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन दी 22 स्टेट्स, उसमें से हम लोग 202 डिस्ट्रिक्ट्स में 71 से लेके 385% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर 10 लीटर वाटर रिचार्ज हो रहा है ना, तो मैक्स टू मैक्स एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर हम लोग 38.5 लीटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये चीज बताई गई। और नीति आयोग ने खुद बोला है कि हम लोग ये जो वैल्यू है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन वैल्यू को हम लोग 70% तक लेके आ जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2030। ये चीज उन्होंने बोली है। फिर ऑथर ने बताया कि देखो, ग्राउंड वाटर की कुछ कंसर्न्स भी हैं। कुछ कंसर्न ये हैं कि फ्लोराइड्स में बहुत होता है, आयरन बहुत होता है, सैनिटी बहुत होती है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और आर्सेनिक कंटेनमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की। एंड ये सारी चीज़ें, स्पेसिफिकली नाइट्रेट जो है, वो ह्यूमन हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, और आर्सेनिक भी बहुत फर्क करता है। इस चीज़ को लेकर मेहर शाह कमेटी बनी थी 2016 में, उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे ग्राउंड वाटर को लेकर, ठीक है, सर्विस वाटर, ग्राउंड वाटर को लेकर। एक रिकमेंडेशन यही था कि सेंट्रल वाटर कमीशन एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, इसको एक 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 बॉडी बन जाना चाहिए, एंड एक ऐसा इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क तैयार कर देना चाहिए फॉर दी ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर सबके लिए। ओके, ये चीज यहां पर बोली गई है ऑथर ने। मूविंग फर्दर ऑन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, सो इट्स अबाउट द चंडीगढ़ क्वेश्चन। अभी चंडीगढ़ को लेकर बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है इज अ यूनियन टेरिटरी एंड द कंबाइंड कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, हरियाणा एंड पंजाब। तो सबसे पहले ये समझो कि चंडीगढ़ सीन में कैसे आया। देखो, अगर हम बात करें तो बिफोर दी डिसइंटीग्रेशन पंजाब की जो कैपिटल थी, और पंजाब हम पहले जब बोलते थे ना, तो पंजाब में हरियाणा भी आता था, आपका हिमाचल प्रदेश में हिली रीजन्स भी आता था, और पाकिस्तान का जो पंजाब वो भी आता था। तो एक बहुत बड़ा स्टेट बनता था, और उसकी जो कैपिटल थी, अनडिवाइडेड इंडिया की कैपिटल जो थी पंजाब स्टेट की, वो थी लाहौर। लेकिन जब इंडिया डिवाइड हो गया, तो पंजाब भी बचा, और पंजाब अभी हम देखते हैं प्रेजेंट, मतलब जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, तो पंजाब जो था वो क्या था, पंजाब, हरियाणा और हिली रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये थे। और उस समय के प्राइम मिनिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का एक एक सपना था कि हम लोग एक सिटी को प्लान करें ऑन दी मॉडर्नाइजेशन, एक ग्रीन फील्ड सिटी को डेवलप करें, और इस चीज को कमीशन किया गया। एंड स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट लो कॉर्बियोस, उन्होंने एक सिटी को डेवलप किया, एंड द नेम ऑफ द सिटी इज चंडीगढ़। ठीक है, तो ये नाम याद रखना कि डिजाइन किसने किया है सिटी को। ली नहीं पढ़ना है, लो पढ़ना है, क्योंकि ये स्विस और फ्रेंच है, तो लोग लो पढ़ते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है वो लो कॉर्बिश्योर होता है, लो कॉर्बिश्योर। तो लो कॉर्बिश्योर ने आपके चंडीगढ़ की सिटी को डेवलप किया है, और बताया गया कि जब चंडीगढ़ बन गया, लेकिन चंडीगढ़ बनने के बाद चंडीगढ़ कैपिटल भी रहा फॉर द अनडिवाइडेड पंजाब का, लेकिन 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, एंड पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने क्या किया, पंजाब को 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। मतलब जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट वाला था वो हरियाणा बन गया, हिली रीजन हिमाचल प्रदेश में चला गया, और जो पंजाबी स्पीकिंग वाला रीजन था वो पंजाब बन गया, जो अभी हम प्रेजेंट में पंजाब देखते हैं। और जिसके चलते चंडीगढ़ जो है वो ज्वाइंट कैपिटल बन गई फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। और एसेट जो थे चंडीगढ़ के वो 60 और 40% के रेशियो में डिवाइड हो गए। मतलब 60% ऑफ द एसेट ऑफ चंडीगढ़ किसको जाएंगे, आपके पंजाब को, 40% ऑफ द एसेट इन चंडीगढ़ किसको जाएंगे, हरियाणा को जाएंगे। लेकिन 1966 से ही पंजाब में डिमांड उठती रही कि भाई चंडीगढ़ को फुल कैपिटल बना देना चाहिए आपको पंजाब का, ना कि एक तरीके से आधी कैपिटल होनी चाहिए। मतलब आधी कैपिटल का मतलब कि एक कंबाइंड कैपिटल नहीं होनी चाहिए। पंजाब की इकलौती कैपिटल होगी वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ किसी और स्टेट की कैपिटल नहीं होने वाली। ये चीज यहां पर 1966 से आवाज उठ रही है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे रेजोल्यूशन भी पास हुए, बहुत सारे अकॉर्ड भी साइन हुए, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार ऐसी डिमांड ज्यादा क्यों पब्लिक में आ रही है, उसका रीजन है, उसके 2 रीजन यहां पर ऑथर ने बोले। ऑथर ने बोला कि एक बोर्ड है
वाटर रिवर वाटर बोर्ड है आपका भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जो 2 मेंबर्स होते हैं ना, वो पंजाब हरियाणा से होते हैं। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया कि जो 2 मेंबर्स होंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, वो जरूरी नहीं है कि पंजाब हरियाणा से हो, वो आपका किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, बस अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करे तो जो लिमिटेशन लगाई गई थी कि सिर्फ पंजाब हरियाणा से रहेंगे वो 2 पर्सन, वो ऐसा नहीं है। अब कहीं से भी हो सकते हैं। टेक्निकली ओपन टू ऑल द इंडियन ऑफिशियल्स एंड नॉट ऑफिशियल्स फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा। इस चीज को लेकर पंजाब के लोग जो है गुस्सा है, हरियाणा में लोग गुस्सा है, बट हरियाणा गवर्नमेंट गुस्सा दिखा नहीं सकती क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है। दूसरा जो है वो ये है कि अभी होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और नोटिफिकेशन के चलते उन्होंने ये अनाउंस किया कि चंडीगढ़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज हैं वो अब सेंटर सर्विस रूल्स के अंडर आएंगे, ना कि पंजाब सर्विस रूल्स के अंडर। जिसके चलते पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल नाखुश है। उनका ये कहना है कि फिर तो हमारे जो चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम ही नहीं करेंगे, जिसके चलते चंडीगढ़ की जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये चीज यहाँ बताया गया। बाकी फिर ऑथर ने यही 2-3 चीजें और डिस्कस करी है। ये चीज डिस्कस किया, देयर इज अ डिस्टेंस चंडीगढ़ पोजीशन। तो यहाँ पर डिस्कस किया कि चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि भाई चंडीगढ़ में जो स्टेटस क्वा बना हुआ है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड यूटी, वो चंडीगढ़ के लोग यही चाहते हैं कि वही बना रहे, है ना। ये चीज यहाँ पर ऑथर का कहना है। देन फिर यहाँ पर ऑथर ने फिर ये भी चीज डिस्कस करी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑन द सिटी। तो इस चीज को लेकर ऑथर का खुद कहना है कि इंदिरा गांधी भी ने पहले प्रोनाउंस किया था कि भाई चंडीगढ़ जो है वो हम पंजाब कैपिटल बनाएंगे, फुल फ्लैश कैपिटल बना देंगे। 1970 में भी उन्होंने बोला था, 1960 में तो बोला, 1970s में भी उन्होंने बोला था। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि हरियाणा को हम पैसा देंगे और वो खुद अपनी कैपिटल बना सकते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट है वो अब मोमेंटम गेन कर रही है। ठीक है, एंड इंडिया में आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम्स अंडर द पार्ट 4 इट सेज डीपीएसपी, उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस किया गया, लिखा गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मतलब है ये है कि एक लॉ रहेगा जो कि सारी रिलीजियस कम्युनिटीज के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा इन द मैटर ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। ओके, अब अब ये मोमेंटम गेन क्यों कर रहा है यूसीसी, और ये एक तरीके से आपका बीजेपी के लिए 2024 जनरल असेंबली का इशू हो सकता है ना। एंड उसका अब प्रॉब्लम अराइज हो सकती है वो इस वजह से क्योंकि देखो इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस कम्युनिटी, इट्स अबाउट दी ट्राइबल लोग। क्योंकि ट्राइबल लोग अपने लॉस को लेकर, अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड रहते हैं। तो अगर आप यूसीसी लेके आओगे तो मतलब ट्राइबल्स लोगों के ऊपर ही एप्लीकेबल रहेगा, जिससे जो बीजेपी का वोट बैंक है वो जा सकता है, ट्राइबल्स वोट बैंक जा सकता है। ये चीज बताया गया। और यहाँ पर शाह बानो केस डिस्कस किया, जहां पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर कुछ बोला था कि भाई मुस्लिम वुमेन आर इंटाइटल्ड टू हैव कंपनसेशन, है ना, एलिमनी मिलनी चाहिए उनको। लेकिन उस चीज को गवर्नमेंट ने नकार दिया और बोला कि नहीं भाई, मुस्लिम वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन का मेंटेनेंस जो है वो उनके पर्सनल लॉ से ही एप्लीकेबल होगा। 1986 में लॉ आ गया था, उस चीज को फिर उन्होंने चेंज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया था। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। सो तृणमूल कांग्रेस जो है वो अभी चाह रही है कि बिकॉज पार्लियामेंट में विमेन का परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब इस बार और डिक्रीज हो गया, तो वो चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन लाया जाए इन दी स्टेट ऑफ इन दी पार्लियामेंट। विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब विमेन सीट रिजर्व रहनी चाहिए। जैसे अब SC ST OBC के लिए सीट रिजर्व, SC ST के लिए पार्लियामेंट में सीट रिजर्व है, वैसे ही विमेन के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, सो न्यू एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस टू यूज यूनिवर्सल डिजाइन अप्रोच, जो सेंटर ने बोल दिया है, नोटिफाई कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर्स कंस्ट्रक्शन एंड प्रोफेशनल्स, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स को बोल दिया गया है कि अगर जो भी गाइडलाइंस हैं रेलवेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी गाइडलाइंस, उन सबको पब्लिक के सामने लाया जाए और इन्फोर्स किया जाए। तो इस चीज को लेकर सेंटर ने नोटिफाई किया है कि अभी इन प्रोसेस है और इन गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को जो है एक्सेसिबल कर दिया जाएगा विद इन सर्टेन टाइम्स। और उन्होंने ये बोला है कि इसमें जैसे कि आपका रेलवेज में बहुत सारी चीज, आप बहुत सारे रेलवे स्टेशन जाओगे तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पार करना पड़ता है, लेकिन वहां पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनके पास कोई
आपका उनके पास कोई रूट नहीं है, या फिर उनके पास ऐसा कुछ उनको एडवांटेज नहीं मिलता, रिलीफ नहीं ग्रांट होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, सो उस चीज़ को लेकर भी गाइडलाइंस बनाई जाएगी कि भाई पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रैम्स, ग्रैब रेल्स और फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, वो चीज़ भी गाइडलाइंस में डाली जाएगी। मूविंग फर्दर, सो अरुणाबा घोष इज एक सीईओ है दिल्ली बेस्ड काउंसिल फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के। उनको एंटोनियो गुतेरेस की बनी हुई यूएन की कमेटी, हाई लेवल ग्रुप कमेटी, उसका उन्हें मेंबर अपॉइंट किया गया। ठीक है, ये लिख लेना। और जो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाया गया है ना, वो बनाया गया इज ऑन दी नेट जीरो इमिशन कमिटमेंट फॉर नॉन स्टेट एंटिटीज। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो नेशनल टेस्टिंग एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने कोवोवैक्स को परमिशन दे दी है कि वो 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन जो है लग सकती है। और ये भी अनाउंस किया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोवोवैक्स जो वैक्सीन है वो 900 रुपए की मिलेगी। मूविंग फर्दर, सो नवाज शरीफ जो कि अभी लंदन में है, अभी वो बेल पे भी हैं और ट्रीटमेंट के लिए गए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हैं। उन्होंने यही बताया कि इमरान खान ने जो काम किया है, डिसॉल्व करवाना पार्लियामेंट को बिफोर द नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिफोर द वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो हाई ट्रेजन का क्राइम है और वो गिल्टी है हाई ट्रेजन को लेकर। ये चीज उन्होंने बोली है। मूविंग फर्दर, सो तालिबान गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब ओपीएम की कल्टीवेशन अगर कोई करता है तो उसको शरिया लॉ के अगेंस्ट ट्राई किया जाएगा और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये चीज उन्होंने अनाउंस किया है। बट अकॉर्डिंग टू द यूएन, उन्होंने खुद बोला है कि ओपीएम का कल्टीवेशन जो है वो 2017 में अपनी हाइट्स पे था, 1.4 बिलियन डॉलर का वर्थ थी। एंड उन्होंने खुद ही अनाउंस किया है कि आफ्टर द तालिबान केम इनटू द पावर और ज्यादा कल्टीवेशन बढ़ गया। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि लोगों को पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, तो इसके चलते वो लोग ऐसी चीज कल्टीवेट कर रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो। तो फार्मर्स ओपीएम कल्टीवेशन ज्यादा कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो आज मंडे है तो आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।